Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So now today I'm going to discuss with you 20 important conceptual problems from macroeconomics for DSC MA Economics Entrance Examination. अभी 22 में जो एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए मैंने कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स कलेक्ट किए हैं. ऑब्वियसली जब मैं कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन मैंने नहीं लिए जहाँ पे कैलकुलेशन होगी. डीएससी में वो क्वेश्चंस भी आते हैं जहाँ पे ऑब्वियसली हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है, मगर मेरा आज की क्लास का पर्पस ये है कि मैं कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स को आपके साथ डिस्कस करूं. और क्योंकि अब एग्जाम्स बहुत नजदीक हैं तो मैं ऐसा मानता हूं आप लोग अब तक अपनी प्रिपरेशन पूरी कर चुके हैं. आप भी साथ साथ क्वेश्चंस को पढ़िएगा और देखिएगा कितने इनमें से आंसर्स आपको आते हैं. राइट, एक एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा, उसके ऑप्शंस आएंगे, फिर मैं डिस्कस करूंगा. मैं आंसर बताऊं उससे पहले आपको एक बार जज करना है कि क्या आपको इसका आंसर पता है या नहीं पता है. राइट, चलिए जी स्टार्ट करते हैं. और जैसे मैंने कहा 20 क्वेश्चंस मैं करने वाला हूं डिस्कस, और ये सब के सब क्वेश्चंस मैक्रो इकोनॉमिक्स में से हैं और सिर्फ कंसेप्चुअल हैं. मैं कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं करूंगा जिसमें कैलकुलेशन करनी होगी. मैं अपने पास पेन रखूंगा जरूर, मगर वो इसलिए कि कई जगह डायग्राम बना के आपको समझाना होगा. अदरवाइज मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं करने वाला हूं जहां पर कुछ न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करनी हो. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ जाता है. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम इन इंडिया. इनमें से किनको हम नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं करते. देखते हैं. कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू हाउस. न्यू हाउस कंस्ट्रक्शन को इंक्लूड करते हैं ऑब्वियसली हम लोग. रेंट फ्री हाउस गिवन टू एम्प्लॉय बाय एम्प्लॉयर. अगर आपने एज ए एम्प्लॉयर अपने वर्कर को हाउस दिया है तो वो उसकी कंपनसेशन का पार्ट है, ये भी नेशनल इनकम इंक्लूड किया जाता है. सैलरीज रिसीव्ड बाय इंडियन रेजिडेंट्स वर्किंग इन रशियन एम्बेसी. तो रशियन एम्बेसी में इंडियन रेजिडेंट्स जो काम कर रहे हैं वो भी हमारी नेशनल इनकम का पार्ट है. मनी रिसीव्ड बाय फैमिली इन इंडिया फ्रॉम रिलेटिव्स वर्किंग अब्रॉड. अगर आपकी फैमिली में कोई बाहर के देश में काम करता है, जैसे कोई कनाडा चला गया या यूके चला गया आपकी फैमिली से, और वहां पैसा कमाता है और वहां से वो आपको पैसा भेजता है, तो अब ये क्या है? क्या ये हमारी इनकम का पार्ट है? नहीं, ये ट्रांसफर पेमेंट है सिर्फ. ठीक है, ये एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसफर पेमेंट है, हमारी इनकम का पार्ट नहीं है ये. इसलिए इसको हम लोग नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं करते हैं. तो यहाँ पे मेरा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है. ऑप्शन डी, मनी रिसीव्ड बाय फैमिली इन इंडिया फ्रॉम रिलेटिव्स वर्किंग अब्रॉड. बाहर के देश में जो अगर रिलेटिव्स किसी के काम कर रहे हैं और वो वहां से अगर पैसा भेजते हैं तो उसको हम यहां पर इंक्लूड नहीं करते हैं. ऑप्शन नंबर डी. राइट, क्लियर. सेकंड क्वेश्चन है इफ गवर्नमेंट फाइनेंसेस इट्स एक्सपेंडिचर विद टैक्सेस देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. अब यहाँ पे गवर्नमेंट अपना खर्चा जो है वो टैक्स से फाइनेंस करती है, यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्सेस बराबर है. इस बात का अभी तक जो मैंने पढ़ा उसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जी और टैक्सेस टी ये दोनों इक्वल हैं. जी इज इक्वल टू टी है. अब ऑप्शंस पढ़ते हैं क्या है. इट कॉजेज बोथ रिजर्व्स एंड मॉनेटरी बेस टू राइज. नहीं सर, मॉनेटरी बेस तो बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि मॉनेटरी बेस तब बढ़ता या घटता है अगर गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस में और टैक्स रेवेन्यू में डिफरेंस होता है. तो अगर एक्सपेंसेस गवर्नमेंट ज्यादा कर रही है और उसके रेवेन्यूज कम है तो फिर सेंट्रल बैंक से उसको मनी सप्लाई बढ़वानी पड़ती है. ठीक है, जिसको सिनोरेज बोलते हैं. यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, और क्योंकि जी और टी बराबर है मॉनेटरी बेस कम भी नहीं होगा. मॉनेटरी बेस कम नहीं होगा, बी और सी दोनों. ए गलत है, मॉनेटरी बेस बढ़ेगा नहीं. बी गलत है, मॉनेटरी बेस कम नहीं होगा. सी गलत है, मॉनेटरी बेस कम नहीं होगा. इट हैज नो इफेक्ट ऑन मॉनेटरी बेस. सो डी इज द राइट आंसर. इफेक्ट नहीं पड़ेगा मॉनेटरी बेस के ऊपर. आप इस बात को जानते हैं कि जब भी कभी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंसेस है और गवर्नमेंट के रेवेन्यूज में मिसमैच होता है तो उसको कैसे गवर्नमेंट पूरा करेगी. उसके पास 2-3 रास्ते हैं. एक रास्ता तो ये है कि गवर्नमेंट जो है पब्लिक बोरोइंग करेगी, यानी लोगों से पैसा जो है उधार लेगी. ठीक है. दूसरा रास्ता ये है कि इंटरनेशनल बोरोइंग करेगी, दूसरे देशों से पैसा उधार लेगी. और तीसरा रास्ता ये है कि सिनोरेज मनी सप्लाई बढ़ाएगी इकोनॉमी के अंदर. और अगर गवर्नमेंट मनी सप्लाई बढ़ाती है तो मॉनेटरी बेस चेंज होता है. ठीक है, यहाँ पे क्योंकि जी और टी बराबर है तो मनी सप्लाई में कोई चेंज होना ही नहीं है, इसलिए एबीसी तीनों गलत है. नो इफेक्ट ऑन मॉनेटरी बेस. थर्ड क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स वुड मेक द आईएस कर्व स्टीपर. आईएस कर्व का स्लोप क्या होता है? आपको याद है व्हाट इज स्लोप ऑफ आईएस कर्व? क्या होता है स्लोप?
ये होता है -1/b इंटू एल्फा जी। तो अब आई एस कर्व स्टीपर कब हो जाएगा? अगर बी फॉल कर जाए तो आई एस कर्व स्टीपर हो जाएगा, अल्फा जी फॉल कर जाए तो भी आई एस कर्व स्टीपर हो जाएगा। बी क्या है? इंटरेस्ट सेंसिटिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप इन्वेस्टमेंट शेड्यूल पढ़ते हैं, आई इज इक्वल टू आई बार माइनस बी आई। तो यहाँ पे बी क्या है? इंटरेस्ट सेंसिटिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, और अल्फा जी 3 सेक्टर मल्टीप्लायर है। तो इन दोनों में से कोई भी एक अगर फॉल कर गया तो आई एस कर्व स्टीपर हो जाएगी। देखते हैं जी क्या ऑप्शन है। इंक्रीज इन इनकम सेंसिटिविटी ऑफ मनी डिमांड। मनी डिमांड क्या होता है? मनी डिमांड होता है, मनी डिमांड एम डी इज इक्वल टू के वाई माइनस एच आई। मगर इसमें ना तो के और ना एच का आई एस कर्व में कोई काम नहीं है। तो इंक्रीज या डिक्रीज अगर मनी इनकम सेंसिटिव मनी डिमांड के चेंज होने से आई एस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये गलत है। इंक्रीज इन एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ मनी डिमांड। मनी डिमांड का आई एस कर्व से कोई लेना देना नहीं है सर, ये भी गलत है। डिक्रीज इन इंटरेस्ट सेंसिटिविटी ऑफ मनी डिमांड, मैंने बताया बी अगर शॉर्ट फॉर बी डिक्रीज करेगा तो आई एस का स्लोप जो है इंक्रीज करेगा, आई एस स्टीपर हो जाएगी। तो सी इज द राइट आंसर। डिक्रीज इन इंटरेस्ट सेंसिटिविटी ऑफ मनी, इंटरेस्ट सेंसिटिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट की इंटरेस्ट सेंसिटिविटी यानी बी फॉल करता है तो क्लियरली आप देख रहे हैं ये स्लोप एब्सोल्यूट टर्म्स में, माइनस को भूल जाइए, एब्सोल्यूट टर्म्स में इंक्रीज करेगा और स्लोप इंक्रीज करेगा, आई एस स्टीपर हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सी इज द राइट आंसर। अ डिक्रीज इन मार्जिनल टैक्स रेट। अब इसको भी देख लेते हैं। अल्फा जी का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा जी होता है 1/1 माइनस सी टाइम्स 1 माइनस टी। तो सी प्लस सी टी कह सकता हूं मैं। तो अगर टी इंक्रीज करेगा तो अल्फा जी फॉल करेगा, ठीक है। और यहां पे अगर टी डिक्रीज कर तो टी डिक्रीज करेगा तो अल्फा जी राइज करेगा। अल्फा जी राइज करेगा अगर तो स्लोप कम हो जाएगा। तो डी भी गलत आंसर है, सिर्फ सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मेक एलएम कर्व फ्लैटर इन द वाई स्पेस? एलएम का स्लोप क्या होता है? के बाई एच। स्लोप ऑफ एलएम इज के बाई एच। अभी बताया था के क्या है? मनी डिमांड होता है के वाई माइनस एच आई। के है इनकम सेंसिटिविटी ऑफ मनी डिमांड, एच है इंटरेस्ट सेंसिटिविटी ऑफ मनी डिमांड। तो हमको चाहिए एलएम कर्व फ्लैटर। एलएम फ्लैटर कब होगा? अगर के फॉल कर जाए तो एलएम फ्लैटर होगा, एच राइज कर जाए तो भी एलएम फ्लैटर होगा। ऑप्शंस देखते हैं। इंक्रीज इन इनकम सेंसिटिविटी ऑफ मनी डिमांड, यानी अगर के राइज कर जाए तो नहीं जी, के राइज करने से तो एलएम कर्व स्टीपर हो जाएगा। इंक्रीज इन इंटरेस्ट सेंसिटिविटी ऑफ प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, ये तो बी की बात कर रहा है, ये भी गलत है। बी से इसका कोई लेना देना नहीं है स्लोप का। इंक्रीज इन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी का भी यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। एमपीसी का से तो अल्फा चेंज होता है, अल्फा से आईएस का स्लोप चेंज होता है, तो एल में कोई फर्क नहीं पड़ता इसका भी। तो ये ए भी गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है। इंक्रीज इन इंटरेस्ट सेंसिटिविटी ऑफ मनी डिमांड, यानी एच अगर बढ़ता है, तो मैंने लिखा हुआ यहाँ पे एच अगर इंक्रीज करेगा तो एलएम कर्व का स्लोप डिक्रीज करेगा और एलएम कर्व हो जाएगी फ्लैटर। तो डी इज द राइट आंसर। इजी है बहुत। मैं देखिए, मैंने आपको पहले क्या कहा, मैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, मैं उन क्वेश्चंस का जिक्र नहीं कर रहा जहां पे कैलकुलेशन करनी होगी, ठीक है। आपको ये क्वेश्चंस पढ़ के पता चल जाता है कि आपको आते हैं या नहीं आते हैं, तो इसमें कुछ इफ या बट नहीं है, इधर यू नो देम और यू डोंट नो देम। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस का मतलब यही है सर। मॉनेटरी पॉलिसी इज कंप्लीटली इनइफेक्टिव इन रेजिंग आउटपुट इफ, इसके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, पहले पढ़ते हैं ऑप्शंस क्या हैं। आईएस कर्व इज हॉरिजॉन्टल, अगर आईएस कर्व हॉरिजॉन्टल होगी तो जितना एलएम शिफ्ट करेगा उतना इनकम बढ़ जाएगा। तो आईएस कर्व हॉरिजॉन्टल होने पर तो ऑब्वियसली मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव होगी। तो ये तो ऑप्शन है तो गलत हो गया, वो तो इनइफेक्टिव की बात कर रहा है। दूसरा कह रहा है आईएस इज वर्टिकल एंड एलएम इज अपवर्ड स्लोपिंग। देखते हैं सर, आईएस कर्व वर्टिकल है, एलएम अपवर्ड स्लोपिंग है। अब अगर यहाँ पर आप मॉनेटरी एक्सपेंशन करेंगे तो एलएम से LM1 पे चले जाएंगे, इकोनॉमी विल मूव फ्रॉम LM टू LM1। इंटरेस्ट रेट तो फॉल करेगा मगर आउटपुट यहाँ पे चेंज नहीं होगा, क्योंकि आईएस क्या है? आईएस वर्टिकल है। आईएस के वर्टिकल होने के कारण आउटपुट विल नॉट चेंज। हम वाई एक्स एक्सिस पे आउटपुट लेते हैं, वाई एक्सिस पे इंटरेस्ट रेट लेते हैं। सो व्हेन आईएस इज वर्टिकल, monetary expansion or contraction won't change the output level, so B is right answer। अभी तक B right है, बाकी आगे पढ़ते हैं। C क्या कह रहा है? IS is downward sloping, नहीं सर, अगर IS downward sloping होगा
तो जितना एलएम शिफ्ट करेगा उससे इनकम में चेंज तो आएगा ही आएगा। आईएएस इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, एलएम वर्टिकल, नहीं सर ये भी सही नहीं है। आईएएस का डाउनवर्ड स्लोपिंग होने पर इनकम में चेंज आता ही है, तो ओनली बी इज द राइट आंसर, ए सी और डी गलत है। क्लियर है? मैंने बाकियों के डायग्राम नहीं बनाया, एक का बना के दिखा दिया सिर्फ। जैसे आईएएस अगर डाउन स्लोपिंग को बना देता हूँ, अगर आईएएस है डाउनवर्ड स्लोपिंग, एलएम अगर शिफ्ट करेगा तो इनकम तो बढ़ेगी ना, फिर इनकम तो इंक्रीज कर जाएगी यहाँ पे एलएम के शिफ्ट करने पर, तो इसलिए बी ही सिर्फ राइट आंसर है। अरे बाप रे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये तो। कंसिडर द आईएएस एलएम मॉडल विद अ गिवन प्राइस लेवल पी, प्राइस कांस्टेंट है, इन्वेस्टमेंट इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट, तो आई इज इक्वल टू आई बार माइनस बी आई, वो होल्ड करता है। सेविंग इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ इनकम, ये भी सही है, इनकम बढ़ने पे सेविंग बढ़ती है, सेविंग इज फंक्शन ऑफ इनकम, और पॉजिटिव रिलेशन इनकम के साथ इसका। द डिमांड फॉर रियल मनी बैलेंस इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एग्रीगेट इनकम एंड डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट, यानी एम डी इज इक्वल टू के वाई माइनस एच आई, इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन है के वाई, माइनस एच आई इंटरेस्ट के साथ नेगेटिव रिलेशन है, ये बात भी सही होगी। Monetary authorities chooses nominal money supply M to ensure that the resulting money market equilibrium keeps the interest rate fixed at some target level, तो हम मनी इतना सप्लाई इतना रखते हैं जिससे इंटरेस्ट अपने टारगेट लेवल पे रहता है, इंटरेस्ट में कोई चेंज ना आए। एंड इन दिस सेटअप एन इंक्रीज इन टारगेट इंटरेस्ट रेट लीड्स टू, आउटपुट कम हो जाएगा सर, अगर इंटरेस्ट बढ़ेगा आउटपुट कम होगा। क्यों? मैं आपको दो वजह बता देता हूँ, ऑप्शंस पढ़ेंगे, अगर मैं आपको पहले बताता हूँ उसका आउटपुट क्या असर पड़ेगा। अगर आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं, इंटरेस्ट कैसे बढ़ सकता है सर? अगर आप मनी सप्लाई कम करेंगे तो इंटरेस्ट बढ़ेगा, मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन का सीधा असर क्या होगा? आउटपुट फॉल कर जाएगा। दूसरी बात, मनी गुड्स मार्केट में आ जाते हैं, इंटरेस्ट रेट राइज करने से इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट रेट के साथ इनवर्स रिलेशन होता है, इन्वेस्टमेंट इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट, यानी इंटरेस्ट बढ़ेगा इन्वेस्टमेंट फॉल करेगी, इन्वेस्टमेंट फॉल करेगा तो क्या? गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में भी आउटपुट फॉल करेगा, तो यानी अगर जब भी आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे तो आउटपुट तो फॉल करेगा ही। मैंने दोनों रीजन आपको बताया, गुड्स मार्केट के भी मनी मार्केट के भी। ऑप्शंस पढ़ते हैं क्या है। राइज इन आउटपुट गलत है सर, आउटपुट तो फॉल करेगा। फॉल इन आउटपुट बिल्कुल सही है सर, आउटपुट फॉल करेगा। नो इफेक्ट ऑन आउटपुट, नहीं सर, आउटपुट फॉल करेगा। एम्बिगियस इफेक्ट ऑन आउटपुट, नहीं सर, आउटपुट फॉल करेगा। द बी, दीज आर राइट आंसर, आउटपुट विल फॉल। ओके, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन ऐसा कुछ मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आप देख रहे हैं बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एफिशिएंसी वेज थ्योरी, एफिशिएंसी वेज पढ़ी है आपने हमारे साथ, ठीक है, हेनरी फोर्ड की कहानी पढ़ी थी आपने। उसने क्या किया था? उसने किया ये था कि देखिए मार्केट में जो वेज चल रहा है, वर्कर्स को जितनी तनख्वाह मिलती है उससे ज्यादा तनख्वाह मैं दूंगा, बाकी सब लोग जितना वेज दे रहे हैं सबसे ज्यादा वेज मैं दूंगा। ऐसा उसने क्यों किया था? उसने ऐसा इसलिए किया कि ऐसा करने पर वर्कर्स की मेरे फैक्ट्री के बाहर लाइन लग जाएगी, सब मेरे पास काम करना चाहेंगे, और फिर मैं उनमें से बेस्ट वर्कर्स को चुन लूंगा, मोस्ट प्रोडक्टिव वर्कर्स को सिलेक्ट कर लूंगा, और मेरा जो आउटपुट है वो इंक्रीज कर जाएगा। और वो सक्सेसफुल भी रहा था इसमें। एफिशिएंसी वेज थ्योरी का जो मतलब यही है कि आप मार्केट के इक्विलिब्रियम वेज से ज्यादा वेज देंगे, ऐसा होने पर आप बेस्ट टैलेंट को सिलेक्ट कर पाएंगे और आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। इसके बहुत सारे कारण मैंने क्लास में समझाया हुए आपको। वर्कर्स को जब ज्यादा तनख्वाह मिलती है तो उनके पास पीस ऑफ माइंड होता है, वो तसल्ली से काम कर सकते हैं, और एक बेस्ट एनवायरनमेंट में काम करने की वजह से या पीस ऑफ माइंड में काम करने की वजह से उनकी ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। अब ऑप्शंस मैंने देखनी, ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस देखता हूं। फर्म्स चूज टू पे लोअर वेजेस देन क्लासिकल इक्विलिब्रियम, नहीं सर, लोअर तो नहीं देना है आपको, तो हायर वेजेस देना है, तो ये तो गलत हो गया, पहली बात ही गलत हो गई, तो गलत है। बी कह रहा है फर्म्स चूज टू पे हायर वेज देन क्लासिकल इक्विलिब्रियम, दस रियल वेज इज हायर देन वेज एट विच लेबर मार्केट क्लियर्स। बिल्कुल सही बात है सर, बी एकदम सही है। फर्म ज्यादा वेज दे रही है और जो रियल वेज है वो लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम के वेज से ज्यादा है। ऑब्वियसली जब ज्यादा वेज देंगे तो आपको जो वेजेस आएगा वो इक्विलिब्रियम वेज रेट से ज्यादा है। सी में कह रहे हैं फर्म चूज टू पे हायर वेजेस, रियल वेजेस लोअर। अगर आप हायर वेज पे करेंगे सर, रियल वेज लोअर कैसे हो जाएगा? ये तो सी भी गलत है। डी कह रहे हैं फर्म चूज टू पे लोअर वेज, नहीं सर, लोअर वेज तो देना ही नहीं एफिशिएंसी वालों को, तो हायर वेज देना, तो डी भी गलत है। बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? एफिशिएंसी वेज थ्योरी को डिटेल में हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है आपके साथ। हेनरी फोर्ड की पूरी कहानी भी सुनाई हुई है, डेटा के साथ बताया हुआ कब कब क्या हुआ था। तो अब ठीक है, वो तो होगी, क्लास की बात होगी। अभी तो मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाया यहाँ पर छोटा सा,
ब्रीफ डिस्कशन हो रहा है यहाँ पे। ऑब्वियसली मैं यहाँ पर डिटेल डिस्कशन तो नहीं कर सकता हूँ, और मैं ऑब्वियसली यहाँ पर ये अजम्पशन लेकर चलता हूँ कि आप एग्जाम के नजदीक आ गए हैं तो बहुत कुछ आप जानते हैं। मेरा पर्पस क्या है, कुछ चीजों को एक बार आपके कंसेप्ट को वापस से टच करना, रिवाइज करना, एक आपको ऑप्शन देना कि आप चेक कर सकेंगे कितने प्रिपेयर्ड हैं आप। और ये सब क्वेश्चंस मैंने इनमें से कोई भी क्वेश्चन खुद से नहीं लिखा है, ये सब क्वेश्चन डीएससी के एग्जाम में कभी ना कभी आए हुए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। A one shot increase in the average productivity of workers ceteris paribus leads to। अभी मैं इसको एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ूंगा फिर आंसर बताऊंगा ताकि आपको मौका मिले। आपको क्या लगता है, वर्कर्स की एवरेज प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर गई है, इसका असर क्या पड़ेगा? ऑप्शन देखते हैं। इंक्रीज इन नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, डिक्रीज इन नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, नो चेंज इन नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सम चेंज इन नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बट द डायरेक्शन इज एम्बिगियस। व्हाट डू यू थिंक? क्या समझ आता है आपको? आपने ऑप्शन सोच लिया अपना, अब मैं समझाता हूं। देखिए, ये हमारे पास एक है वेज सेटिंग रिलेशन और एक ये है प्राइस सेटिंग रिलेशन। दिस इज वेज सेटिंग, दिस इज प्राइस सेटिंग। अब हुआ ये कि वर्कर्स की जब एवरेज प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपको पता है कि आप ज्यादा काबिल हो गए हो, तो अब आपकी इच्छा क्या है? फर्म से आपकी क्या इच्छा है कि देखिए मैं ज्यादा काबिल हो गया हूं, अब आप मेरे को ज्यादा तनख्वाह दीजिए। वर्कर्स अब ये वाई एक्सिस पे रियल वेज है, ज्यादा रियल वेज चाहेंगे, यानी ये जो वेज सेटिंग है इट विल शिफ्ट अपवर्ड टू द राइट फ्रॉम WS टू WS1। और ऐसा होने पर ये जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट था वो UN से बदलकर UN डैश हो जाएगा। तो ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा के घटा? क्या लगता है आपको, इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? हैज इट increased or decreased? Certainly, clearly UN has moved rightward, so it has increased. So increase in natural rate of unemployment। ठीक है जी, ग्रीन लाइट जल गई इसके ऊपर। ओके ओके, 8 क्वेश्चंस हो गए, 20 करने हैं। 9th क्वेश्चन, स्टैगफ्लेशन, स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन। स्टैग्नेशन मतलब क्या? जहां पे आउटपुट में ग्रोथ नहीं हो रही है, या नेगेटिव ग्रोथ भी कह सकते हैं इसको। और इन्फ्लेशन तो पता है, राइज इन प्राइसेस। तो स्टैगफ्लेशन कब होगा? अगर आउटपुट ग्रोथ 0 है या नेगेटिव है और प्राइसेस बढ़ रहे हैं। फिलिप्स कर्व ने क्या कहा था कि ट्रेड ऑफ है, ट्रेड ऑफ है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में। अगर आप इन्फ्लेशन कम रखना चाहते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा बियर करना पड़ेगा, और अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट कम करना चाहते हैं तो इन्फ्लेशन ज्यादा बियर करना पड़ेगा। अब इन्फ्लेशन भी बढ़ गया और अनएम्प्लॉयमेंट भी कम ना हो तो फिलिप्स कर्व तो फेल हो गई, यही कहा था। ठीक है, तो अब स्टैगफ्लेशन आ गया जी। अब स्टैगफ्लेशन में मैंने बता दिया क्या होगा, प्राइस बढ़ेंगे और आउटपुट या तो अनचेंज रहेगा या फॉल करेगा। इंक्रीज इन प्राइसेस इंक्रीज आउटपुट। सर आउटपुट तो बढ़ता नहीं है। डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज नहीं होता क्योंकि इन्फ्लेशन भी है, डिक्रीज नहीं होता प्राइस। ABC कट के डी रह गया। इंक्रीज इन प्राइस, डिक्रीज ऑफ स्टैग्नेंट आउटपुट, डी इज द राइट आंसर। ये तो इतना सिंपल क्वेश्चन है कि मेरे को लगता है शायद स्कूल गोइंग स्टूडेंट भी जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी वो भी इसका आंसर जरूर जानते होंगे। ओके, मगर ये क्वेश्चन आया हुआ है डीएससी में, मैंने अपने आप से नहीं लिखा है कोई भी क्वेश्चन, सब आए हुए एग्जाम में आए हुए। आगे देखिए, कह रहा है इन द शॉर्ट रन ISLM इक्विलिब्रियम अकर्स एट ए लेवल ऑफ इनकम अबव द नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट, इन द लॉन्ग रन आउटपुट विल रिटर्न टू नेचुरल रेट वाया। देखिए, ये एक सिचुएशन है हमारे सामने, मैं सिचुएशन दे देता हूं आपको। ये IS कर्व है, ये LM कर्व है। IS LM जहां मिल रहे हैं वो आउटपुट आपका आ रहा है Y1, और इकोनॉमी में जो नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट है वो है Y स्टार। अब ये कह रहा है कि लॉन्ग रन में हम Y1 से Y स्टार पे जाएंगे, मगर कैसे? आपको क्या लगता है? ऑप्शंस में अभी लेकर नहीं आया स्क्रीन पे, आपको क्या लगता है ऐसे में क्या होगा? अगर आप नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट से ज्यादा हैं तो इसका मतलब ये है कि जितने वर्कर्स आपके पास हैं उनसे ज्यादा आपको आउटपुट चाहिए, वो तो पॉसिबल तो है नहीं। तो अब फर्म्स क्या करेंगी? फर्म्स अब वर्कर्स को अपने पास, क्योंकि उनको पता है मार्केट में डिमांड ज्यादा है, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए वर्कर्स को ज्यादा वेजेस ऑफर करेंगे। हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें ज्यादा वेज देंगे। वर्कर्स उतना ही है, वो फर्म ए को छोड़कर फर्म बी के पास चले जाएंगे, वेज बढ़ जाएगी। अब वेज बढ़ने से क्या होगा? फर्म की कॉस्ट बढ़ेगी, फर्म की कॉस्ट बढ़ेगी तो क्या होगा? फर्म प्राइस बढ़ाएगी, प्राइस बढ़ाएगी तो क्या होगा? रियल मनी बैलेंस फॉल करेगा, रियल मनी बैलेंस फॉल करेगा तो क्या होगा? LM कर्व
लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा और ये तब तक शिफ्ट करता जाएगा, प्राइस तब तक बढ़ता जाएगा जब तक आप फुल एम्प्लॉयमेंट पे ना आ जाएं। तो ये कैसे होगा सर? आउटपुट लॉन्ग रन आउटपुट विल रिटर्न टू नेचुरल रेट वाया इंक्रीज इन प्राइस लेवल। प्राइस लेवल बढ़ेगा, क्यों? सिंपल सी बात है, जितने वर्कर्स हैं उससे ज्यादा वर्कर्स की जरूरत है। अब आप क्या करेंगे? अब आप ये करेंगे, फर्म्स जो है वो ये करेंगी, वर्कर्स को ऑफर देंगी, ज्यादा तनख्वाह ले लो, हमारे पास आ जाओ, वी विल गिव यू मोर वेजेस, वर्क विद अस, कॉस्ट विल इंक्रीज और प्राइस विल इंक्रीज। इंक्रीज इन प्राइस लेवल, ऑप्शन नंबर ए, देखते ही एकदम सही। डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, इंक्रीज इन मनी सप्लाई, मनी सप्लाई का तो कुछ काम ही नहीं यहाँ पे। डाउनवर्ड शिफ्ट इन कंजम्पशन, इन सबका कोई काम नहीं है। सिंपल सा लॉजिक मैंने आपको समझा दिया क्या होने वाला है। ऑप्शंस तो खैर अपनी जगह पर है, आप क्वेश्चन पढ़ के बहुत कुछ आपको मालूम हो जाता है। अगर कंसेप्ट आपको पता है तो क्वेश्चन पढ़ के मालूम हो जाता है, कंसेप्ट ही नहीं पता तो फिर तो एक बार कंसेप्ट पे जाना पड़ेगा वापस आपको, ठीक है। ओके, नाउ इट सेज इफ शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज स्टीप द फिलिप्स कर्व विल बी। देखिए सर, एग्रीगेट सप्लाई कर्व हमारे पास इट इज स्टीप, स्टीप एग्रीगेट सप्लाई, यहाँ प्राइस है, यहाँ पे आउटपुट है। मैं थोड़ा सा इसको और स्टीप बढ़ा देता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा और स्टीप कर देता हूँ, सब कुछ मिटा दिया मैंने। देखिए ये मैंने ऐसे बना दिया एग्रीगेट सप्लाई, ये प्राइस लेवल, ये आउटपुट है। अगर स्टीप है इसका मतलब क्या है? अ लार्ज चेंज इन प्राइस विल प्रोड्यूस ओनली अ स्मॉल चेंज इन आउटपुट, ठीक है। सो अ लार्ज चेंज इन प्राइस इज रिक्वायर्ड फॉर स्मॉल इंक्रीज इन आउटपुट। Large increase in price is required for small increase in output, यानी small decrease in unemployment। तो प्राइस ज्यादा बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम कम होगी, तो जब फिलिप्स कर्व वो कैसी होगी? फिर वो भी स्टीप होगी। इन्फ्लेशन ज्यादा होगा, अनएम्प्लॉयमेंट में कम चेंज आएगा, देयर विल बी लार्ज चेंज इन इन्फ्लेशन एंड स्मॉल चेंज इन अनएम्प्लॉयमेंट, सो फिलिप्स कर्व विल आल्सो बी स्टीपर। सिंपल सी बात है, प्राइस अगर ज्यादा बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन ज्यादा होगा, और अगर आउटपुट में कम चेंज आएगा मतलब एम्प्लॉयमेंट में कम चेंज आएगा, यानी कह लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट में कम चेंज आएगा, तो फिलिप्स कर्व भी स्टीपर होगी। सो अगर एएस कर्व स्टीपर है तो फिलिप्स कर्व भी स्टीपर होगी। ऑप्शन ए है फ्लैट, ऑप्शन बी है स्टीप, हमने समझा दिया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बैकवर्ड बेंडिंग, और डी है अनरिलेटेड। नहीं जी, बी इज अ राइट आंसर। देखते हैं ग्रीन लाइट कहाँ जलती है, जल गई ग्रीन लाइट बी के ऊपर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट्स क्या है पढ़ते हैं। द एरर्स ऑफ रैशनल एक्सपेक्टेशंस आर ऑन एवरेज जीरो, बिल्कुल सही है, आपने पढ़ा है। रैशनल एक्सपेक्टेशंस की एवरेज ऑन एवरेज जीरो होती है। आपने ये बात इकोनोमेट्रिक्स में भी पढ़ी है कि जो एरर टर्म होती है उस ऑन एन एवरेज एरर टर्म क्या होती है? जीरो। तो ये बात तो करेक्ट है, सी इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। बी कह रहा था एरर्स ऑफ रैशनल एक्सपेक्टेशन एग्जिबिट नो पैटर्न, ये भी सही है, देयर इज नो सीरियल कोरिलेशन, कोई सीरियल कोरिलेशन नहीं होता, कोई पैटर्न एग्जिबिट नहीं करती, ये भी हमने पढ़ा है। ऑप्शन बी भी करेक्ट है। उसमें बोला इनकरेक्ट कौन सा, इनकरेक्ट पूछ रहा है वो। सी में कह रहा है विद रैशनल एक्सपेक्टेशंस पीपल ऑलवेज लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स, बिल्कुल सही बात है, आप अपनी मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करते, जो भी मिस्टेक्स होंगी वो रैंडम होंगी, आपने पढ़ा है। रैशनल एक्सपेक्टेशंस मिस्टेक्स विल बी रैंडम, देयर कैन नॉट बी एनी सिस्टमैटिक पैटर्न। बी और सी एक ही बात को बताते हैं, कोई सिस्टमैटिक पैटर्न नहीं होगा, मिस्टेक्स अगर हैं तो रैंडम होंगी। अगर आपको पता है पिछली बार आपने गलती की थी तो इस बार आप वो गलती दोबारा नहीं करने वाले हैं, तो सी भी करेक्ट है, तो ऑब्वियसली डी इनकरेक्ट है। डी में कह रहा है रैशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस अलाउज अस टू रिलेट एक्सपेक्टेड अनऑब्जर्वेबल वेरिएबल टू एक्चुअल ऑब्जर्वेबल वेरिएबल। नहीं सर, ये रैशनल नहीं करता, ये अडेप्टिव करता है। ये काम कौन करता है? अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन करता है। तो यहाँ पे डी में उसने उस अडेप्टिव की जगह रैशनल लिख डाला ताकि आपको याद में समस्या आ जाए। बच्चा पढ़ के आया घर से, पढ़ा तो था, डेफिनेशन तो यही पढ़ी थी मैंने, लेकिन वो ये भूल गया कि अडेप्टिव की थी, रैशनल की नहीं थी। तो डी इनकरेक्ट है, तो इसका आंसर है डी, डी इनकरेक्ट है। उसने पूछा कौन इनकरेक्ट है, डी इज इनकरेक्ट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कैन बी एक्सपेक्टेड टू। ओके, इससे तो कुछ पता चलता नहीं अब किसके बारे में बात कर रहा है, तो पढ़ते हैं। राइज व्हेन रियल इंटरेस्ट रेट राइज। नहीं सर, इन्वेस्टमेंट का तो इंटरेस्ट रेट से इनवर्स रिलेशन होता है, तो अगर इंटरेस्ट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट फॉल करेगी, चाहे कैसी भी इन्वेस्टमेंट हो, इंटरेस्ट रेट के साथ इनवर्स रिलेशन रखती है तो फॉल करेगी, तो एक गलत है।
बी कह रहे नॉट डिपेंड ऑन रियल इंटरेस्ट रेट, ये भी गलत है सर, इनवर्स रिलेशन होता है इंटरेस्ट रेट के साथ। ये डी सी में कह रहा है फॉल व्हेन रियल इंटरेस्ट रेट राइज अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, बिल्कुल सही है सर, इनवर्स रिलेशन है। अगर रियल इंटरेस्ट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट फॉल करेगी, चाहे वो कोई भी इन्वेस्टमेंट हो। तो सी करेक्ट ऑप्शन है, डिपेंड ओनली ऑन चेंज रियल जीडीपी, नहीं सर, सी इज द राइट आंसर। इंटरेस्ट रेट के साथ इन्वेस्टमेंट का इनवर्स रिलेशन होता है, आपने पढ़ा इस बात को, ठीक है। कोई बहुत क्या बोलते हैं आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस तो कोई भी नहीं है इनमें से, ऐसे क्वेश्चंस तो कोई नहीं है जो ऐसे हो जो आपको समझ ही ना आ रहे हो, बहुत बेसिक से क्वेश्चंस है। ओके, इन अ सिंपल ओपन इकोनॉमी फ्रेमवर्क एंड इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग लीड्स, इसके बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं। ऑप्शन देखते हैं किस बारे में बात करें तो बताऊंगा। राइज इन बजट डेफिसिट, फॉल इन, अच्छा बजट डेफिसिट करंट अकाउंट डेफिसिट की बात कर रहे हैं। देखिए सर, अगर गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ाती है तो बजट डेफिसिट तो बढ़ेगा। बजट डेफिसिट क्या होता है सर? बजट डेफिसिट होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर माइनस टैक्सेस, जी बढ़ने पर बजट डेफिसिट तो बढ़ेगा, ठीक है। करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट होता है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। अगर गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ाती है, इसकी वजह से इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ने की वजह से इंपोर्ट्स बढ़ते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है। तो ए गलत हो गया, बजट डेफिसिट बढ़ता है, करंट अकाउंट भी बढ़ता है, तो ए गलत है। करंट अकाउंट फॉल नहीं करेगा, राइज करेगा। बी में कह रहा है फॉल इन बजट इन करंट अकाउंट, तो फॉल नहीं करेगा सर, राइज करेगा, बी भी गलत है। सी में कह रहा है फॉल इन बजट डेफिसिट, सर फॉल नहीं करेगा, बजट डेफिसिट तो राइज करेगा क्योंकि गवर्नमेंट ने अपना खर्चा बढ़ा दिया है। डी में कह रहा है राइज इन बोथ बजट डेफिसिट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट, ये बिल्कुल सही है सर, क्योंकि देखिए फिर से बोलता हूं, अगर गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया तो बजट डेफिसिट इज जी माइनस टी, इट विल राइज, जी बढ़ रहा है सिंपली, तो जी माइनस टी बढ़ेगा ही। करंट अकाउंट पे क्या असर पड़ता है? विद इंक्रीज इन जी ड्यू टू मल्टीप्लायर इफेक्ट इनकम राइजेस, इनकम बढ़ने से इंपोर्ट्स बढ़ते हैं, करंट अकाउंट एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स बढ़ेंगे, करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ेगा। सो बजट डेफिसिट भी बढ़ेगा, करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ेगा, दोनों इंक्रीज करेंगे, तो डी इज द राइट आंसर। ओके, जल गई ग्रीन लाइट, वाह। 15 क्वेश्चन, consider a simple open economy, if there is a positive productivity shock in the country, how will the domestic capital market be affected? पहली बात तो यह है कि पॉजिटिव प्रोडक्टिविटी शॉक क्या होता है। अगर आपकी कंट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, अचानक से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, तो उसको पॉजिटिव, और शॉक है इसलिए अचानक से होता है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव प्रोडक्टिविटी शॉक। और ये ऐसा तब होता है कि अगर टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर बढ़ जाए। अभी क्या हो गया, कोविड के टाइम पे क्या हुआ कि सब लोग ऑनलाइन करने लगे काम, ठीक है। और अब कोविड ऑलमोस्ट चला गया, भगवान करे फिर लौट के ना आए। कोविड भैया जहां रहो सुखी रहो, यहां मत आना फिर लौट के, दुआ यही है। तो अब हो ये गया उसका इफेक्ट कि जो लोग ऑनलाइन काम करना शुरू हो गए, जिस भी फील्ड में जो काम कर रहे थे ऑनलाइन, उनको ऑनलाइन काम की समझ आ गई, ठीक है, और उनको अच्छा लग गया। और अच्छा लगने से क्या हो गया, उनको अब वो ऐसे बहुत सारी, जैसे घर में लोग रहते थे कुछ काम नहीं करते थे, ऑनलाइन को समझा ये काम किया जा सकता है, वो किया जा सकता है, तो उन्होंने भी ऑनलाइन काम शुरू किया। और एक ये पॉजिटिव प्रोडक्टिविटी शॉक एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि आपका आउटपुट बढ़ेगा, ठीक है। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट पूछ रहा है तो किस पे इफेक्ट पूछ रहा है? कैपिटल इनफ्लो पे, आउटफ्लो पे इफेक्ट पूछ रहा है। नेट कैपिटल इनफ्लो होने वाला है इससे। कैसे होगा आप बताता हूं। देखिए होता क्या है, पॉजिटिव प्रोडक्टिविटी शॉक की वजह से एज आउटपुट इंक्रीजेस, अगर आउटपुट बढ़ेगा तो डोमेस्टिक प्राइस लेवल फॉल करेगा, और अगर डोमेस्टिक प्राइस लेवल फॉल करेगा तो आपके गुड्स का एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएगा, इससे क्या होगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा। और जब एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा, आप लोगों को बाहर की कंट्रीज को गुड्स बेचेंगे, बदले में क्या मिलेगा आपको? फॉरेन करेंसी मिलेगी या फॉरेन एसेट्स मिलेंगे। तो बदले में क्या मिलेगा? इंक्रीज इन फॉरेन एसेट्स। तो कैपिटल इनफ्लो होगा, बाहर से पैसा आपकी कंट्री में आएगा, लोग आपसे गुड्स खरीदेंगे, ठीक है। देयर विल बी नेट कैपिटल इनफ्लो। अंडरस्टैंड? क्लियर है बात? आसान सा, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर आप समझ पाए तो, बहुत मुश्किल बात तो नहीं है। ओके, 16th में कहता है अंडर अ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजाइम फॉलोइंग एन एक्सपेंशन इन द मनी सप्लाई मॉनेटरी अथॉरिटीज विल। देखिए सर,
क्वेश्चन में एक बात मैं जो अब तक पढ़ पाया क्वेश्चन से समझ पाया आपको बताता हूँ। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट उसको बोलते हैं जहां पे मार्केट एक्सचेंज रेट को डिसाइड करती है, मॉनेटरी अथॉरिटी कुछ नहीं करता। फिक्स एक्सचेंज रेट उसको बोलते हैं जब मॉनेटरी अथॉरिटी कमिट करता है एक एक्सचेंज रेट, ना उसे बढ़ने देगा ना उसे कम होने देगा। व्हेन द सेंट्रल बैंक कमिट्स with an exchange rate that they will neither let it increase or decrease, तो फिक्स एक्सचेंज रेट। मगर फ्लोटिंग में क्या है, सेंट्रल बैंक मेक्स नो सच कमिटमेंट। द मार्केट फोर्सेस, द डिमांड इन द मार्केट, सप्लाई इन द मार्केट डिसाइड द एक्सचेंज रेट। अभी तक की बात से इतना समझ में आता है। ऑप्शंस देखते हैं क्या कह रहे हैं। बाय डोमेस्टिक करेंसी, अरे भाई क्यों, अभी तो बताया। जो मॉनेटरी अथॉरिटी है इट विल डू नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग, कुछ नहीं करना उसको, नीदर बाय नॉर सेल, तो डू नथिंग। ऑप्शन नंबर सी साफ नजर आ रहा है मेरे को, ऑप्शन नंबर सी, डू नथिंग, कुछ नहीं करना है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कुछ नहीं करना है। अब एक बात मैं बोल देता हूं यहां पर, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी दो तरह का होता है, क्लीन और डर्टी। डर्टी को मैनेज फ्लोटिंग भी बोलते हैं। मैनेज में क्या होता है, सेंट्रल बैंक कुछ ऑपरेशंस करता है, उतना ओपनली नहीं करता, उतनी कमिटमेंट के साथ नहीं करता जितना फिक्स में करता है, मगर मैनेज या डर्टी में कुछ ऑपरेशंस करता है। मगर वो हम तभी मानेंगे जब क्वेश्चन बोलेगा अंडर ए मैनेज्ड फ्लोटिंग बोलेगा, तो मैनेज की बात करेंगे। अगर उसने बोला अंडर ए फ्लोटिंग एक्सचेंज, मतलब ये फ्री फ्लोटिंग है, क्लीन फ्लोटिंग है, नो इंटरफेरेंस बाय सेंट्रल बैंक, नो इंटरफेरेंस बाय मॉनेटरी अथॉरिटी, इट वोंट डू एनीथिंग। ऑप्शन नंबर सी। ओके, नाउ नेक्स्ट। In an ISLM model with fixed exchange rates and perfect capital mobility, an increase in government spending will lead to, मंडलफेंग मॉडल है सर। देखिए ये IS कर्व है, ये LM कर्व है, हम I इज इक्वल टू IF पे खड़े हैं, IF वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट है। गवर्नमेंट ने क्या किया, अपनी स्पेंडिंग बढ़ा दी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ने से क्या हो गया, IS शिफ्ट करेगी IS टू IS1, डोमेस्टिक इंटरेस्ट बढ़ेगा, डोमेस्टिक इंटरेस्ट बढ़ने से क्या होगा, देयर विल बी लार्ज कैपिटल इनफ्लो, कैपिटल इनफ्लो आएगा, लोग बाहर से फॉरेन करेंसी लाएंगे, सेंट्रल बैंक को फॉरेन करेंसी देंगे, डोमेस्टिक करेंसी लेके डोमेस्टिक इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेंगे, तो LM कर्व भी शिफ्ट करेगा राइट वर्ड, सब तक करेगा जब तक इंटरेस्ट वापस IF के इक्वल ना आ जाए। और ऐसा होने पर हमारा जो डोमेस्टिक इनकम है वो बढ़ जाएगी, Y2 Y1 चली जाएगी। ठीक है, अगर क्लोज्ड इकोनॉमी होती तो सिर्फ क्लोज इकोनॉमी होती तो Y बार तक ही जाती, लेकिन अभी कहां तक जाएगी, Y से Y1 पे चली जाएगी ओपन इकोनॉमी होने के कारण। ओके, ऑप्शंस क्या हैं, डिटेरियोरेशन इन द ट्रेड बैलेंस, बिल्कुल सही है सर। इनकम बढ़ने पर क्या होगा, जैसे इनकम बढ़ेगी लोग इंपोर्ट्स बढ़ाएंगे, इंपोर्टेड कार, इंपोर्टेड दिस, इंपोर्टेड दैट, सब चीजें इंपोर्टेड यूज करेंगे तो इंपोर्ट्स बढ़ेंगे। इंपोर्ट्स के बढ़ने से क्या होगा, इंपोर्ट्स के बढ़ने से करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ेगा, तो डिटेरियोरेशन इन ट्रेड बैलेंस हो जाएगा, ए राइट है। इंप्रूवमेंट नहीं होगी ट्रेड बैलेंस में सर, आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप बाहर से गुड्स मंगवाएंगे, तो बी गलत है। नो चेंज ट्रेड, सी भी गलत है। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगे, इंपोर्ट्स बढ़ेंगे, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, कितने आसान क्वेश्चन हैं। अब अगर आपको ये क्वेश्चन आसान नहीं लग रहे हैं तो आपको चीजें याद नहीं है, आप ये इसको वार्निंग की तरह लीजिए और दोबारा से कंसेप्ट्स को वापस से रिविजिट कीजिए, याद कीजिए। जिस टॉपिक के आपको क्वेश्चन में दिक्कत आई है उस टॉपिक के कंसेप्ट को दोबारा से पढ़िए एक बार। ठीक है, कुछ छोटी मोटी बात अगर, जैसे जो हमारे सब्सक्राइब स्टूडेंट्स हैं वो तो डाउट सेशन में डिस्कस करते ही हैं, और जो यूट्यूब पे वीडियो देख रहे होंगे उनको कुछ अगर कोई कंसेप्ट छोटा मोटा पूछना है तो व्हाट्सएप कीजिएगा। उसमें ये होता है कि मैं जैसे समय लगता है आंसर करता हूँ। ठीक है, हाँ उसमें एक लिमिटेशन है व्हाट्सएप पे, क्योंकि हम एक लिमिटेड बात ही बता सकते हैं, पूरा कंसेप्ट डिटेल अगर कोई होगा तो वो तो फिर लेक्चर से ही समझ में आता है। तो जो सब्सक्राइब स्टूडेंट्स हैं उनको तो एक प्रिविलेज रहता है कि डाउट सेशन मिलता है, डाउट सेशन में डिटेल डिस्कशन होता है। तो अदरवाइज एक छोटा सा एक ब्रीफ आइडिया तो मैं व्हाट्सएप पे जरूर दे सकता हूँ, वो कोशिश करता हूँ मैं, जो बच्चे मुझे व्हाट्सएप करते हैं मैं जितना हो सकता है कोशिश करता हूँ उनको रिप्लाई कर दूँ। तो 17th हो गया सर, अब 18th पे चलते हैं। कह रहे सपोज एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस EK अमाउंट ऑफ आउटपुट पर कैपिटा इफ इट यूजेस K अमाउंट ऑफ कैपिटल पर कैपिटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सर यहां मैं एक बात बोलना चाहता हूं, हमने सोलो मॉडल में अज्यूम किया था कि हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो इंक्रीजिंग एंड कनकेव होता है, हमारी अजम्पशन थी कि जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो इंक्रीजिंग और कनकेव होता है, y इज इक्वल टू f ऑफ k।
लेकिन ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसका ग्राफ आप मैथ्स में पढ़कर आते हैं, ये इंक्रीजिंग और कॉन्वेक्स होता है। ये कैसा होता है? इंक्रीजिंग एंड कॉन्वेक्स, यानी ऐसा बनेगा, ईके का ग्राफ तो ऐसा बनेगा। और ये हमारा क्या है? ये ब्रेक इवन लाइन है, ठीक है, डेल प्लस एन टाइम्स के। अब ये कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे तो कभी इक्विलिब्रियम आएगा ही नहीं। आपको बहुत क्लियर नजर आ रहा है यहाँ पे, तो बहुत ही क्लियर नजर आ रहा है कि सोलो की अजम्पशन थी प्रोडक्शन फंक्शन इस फॉर्म में होता है, इसलिए जो हमारा इन्वेस्टमेंट शेड्यूल होता है वो इससे मैच करता है और एक जगह पे स्टडी सेट आ जाता है। लेकिन फिलहाल तो क्योंकि प्रोडक्शन फंक्शन ऐसा है तो कभी इक्विलिब्रियम भी नहीं आएगा। द कंट्री हैज स्टेबल स्टडी स्टेट इक्विलिब्रियम, नो आई डाउट दिस आंसर। इकोनॉमी हैज मल्टीपल, एक आने की गनीमत है, मल्टीपल की बात कर रहे हैं। इकोनॉमी हैज यूनिक, आएगा ही नहीं। देयर मे नॉट बी ए स्टडी स्टेट इक्विलिब्रियम, डी इज द राइट आंसर। नो इक्विलिब्रियम, आप देख पा रहे हैं, दिस इज इंक्रीजिंग एंड कॉन्वेक्स, एंड ये कभी आपस में एक दूसरे से इंटरसेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगे इसलिए इस बात का चांस है कि कोई इक्विलिब्रियम आए ही ना। ओके, अगर सेविंग रेट बहुत ज्यादा हो और ये लाइन बहुत स्टीपर हो फिर आ सकता है इक्विलिब्रियम, इसलिए मे लिखा हुआ है यहाँ पे कि अगर ये जो डेल प्लस एन की लाइन है बहुत स्टीपर हो, जैसे अगर ऐसा कोई सिचुएशन है, सेविंग रेट बहुत ज्यादा है, ठीक है, और ये लाइन बहुत स्टीपर है, तब जाके कभी एक जगह पे मिल जाए तो आ सकता है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ये लाइन बहुत स्टीपर मतलब डेल बहुत ज्यादा है और एन भी बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में तो फिर जो आएगा भी उसमें कैपिटल बहुत कम होगा, तो गरीबी बहुत होगी उस देश के अंदर, सदा गरीब रहेगा वो देश, क्योंकि स्टडी स्टेट में इतनी गरीबी है, इतना कम कैपिटल आ रहा है, इतना कम आउटपुट आ रहा है, तो वो देश तो बहुत गरीब रहेगा। तो इसलिए पहली बात तो ये आने का चांस ही बहुत कम है, और आ कब सकता है? अगर डेल और एन बहुत ज्यादा हो, तो डी इज द राइट आंसर, दे मे नॉट बी ए स्टडी स्टेट इक्विलिब्रियम। ओके, 19th कह रहे हैं assume that the aggregate production function of an economy y is equal to k l power half where kt plus 1 is 1 minus del kt, st is equal to s into yt, lt is l, ठीक है, सोलो मॉडल नोटेशन से। सेविंग रेट s that maximizes steady rate consumption, स्टडी स्टेट कंजम्पशन को जो मैक्सिमाइज करता है उसको क्या बोलते हैं? गोल्डन रूल, गोल्डन रूल लेवल स्टडी स्टेट। आप कहेंगे सर ये तो न्यूमेरिकल आ गया, आपने तो कहा था कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल क्यों करवा रहे हो? सर माना ये न्यूमेरिकल है, मगर मैंने इसलिए इसको यहां पर रखा है कि मैंने एक बात आपको सिखाई हुई है क्लास के अंदर। मैंने आपको यह सिखाया हुआ है कि अगर मेरा प्रोडक्शन फंक्शन कॉब डगलस है y इज इक्वल टू स्मॉल के पावर एल्फा, y इज इक्वल टू स्मॉल के पावर एल्फा, स्मॉल y है y बाय l, स्मॉल k बाय l, स्मॉल के पावर एल्फा, तो एल्फा क्या है? Alpha is that saving rate which gives you golden rule level of consumption। ये क्लास में डेरिवेशन करके दिखा रही है, ऑब्वियसली मैं अभी डेरिवेशन पे नहीं जा रहा हूँ, कंसेप्ट की क्लास है, कंसेप्ट की बात करूंगा सिर्फ। तो अगर मेरा प्रोडक्शन फंक्शन कॉब डगलस है और वो है y इज इक्वल टू स्मॉल के पावर एल्फा, तो दिस एल्फा इज द सेविंग रेट विच गिव्स गोल्डन रूल लेवल ऑफ स्टेडी स्टेट। बहुत सिंपल सी बात है सर। अब मैं डेरिवेशन नहीं दूंगा आपको, ऑब्वियसली यहाँ पे डेरिवेशन की क्लास नहीं है, ना मेरे पास वो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, प्रेजेंटेशन है सिर्फ ये, तो यहाँ पे मैं डेरिवेशन नहीं कर सकता हूँ। आपको बता रहा हूँ, आपने अगर हमारे साथ कोर्स पढ़ा है तो इसकी डेरिवेशन क्लास में मैंने सिखाई हुई है, नहीं भी पढ़ा है तो फिलहाल तो देखिए, क्योंकि एमसीक्यू पेपर होने वाला है, तो एमसीक्यू में तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। ये देखिए के एल पावर हाफ है, यानी वाई बाय एल क्या हो जाएगा? वाई बाय एल हो जाएगा k बाय एल पावर हाफ, यानी स्मॉल के पावर हाफ। तो ये जो हाफ है ये होगा सेविंग रेट विच गिव्स यू गोल्डन रूल लेवल स्टेडी स्टेट। ऑप्शन नंबर ए ही आ गया सबसे पहले। बी है डेल बाय 1%, नहीं बी सही नहीं है, सी भी सही नहीं है, डी अच्छा नन ऑफ द अबव ऊपर आ गया, नीचे आना था, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो टाइपिंग में इधर उधर हो जाता है कभी कभी। तो 1/2 इज द राइट आंसर। और आप देखिए इसमें वैसे तो कैलकुलेशन से इसको प्रूव करते हैं, लेकिन अब क्योंकि एमसीक्यू में आपको तो आंसर से मतलब होता है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर मेरा कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है तो कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में जो स्मॉल के की पावर एल्फा है, दैट एल्फा इज द सेविंग रेट विच गिव्स यू गोल्डन रूल लेवल स्टेडी स्टेट। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, भूल मत जाइएगा। जल गई ग्रीन लाइट। अब ये लास्ट क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर 20।
Given below are two statements. Balanced growth in the Solow model implies identical rates of growth in different sectors of economy. नहीं सर, बैलेंस ग्रोथ का मतलब ये नहीं है कि सबकी ग्रोथ रेट बराबर होगी. बैलेंस ग्रोथ का मतलब ये है कि रिलेटिवली जिसकी जो पोजीशन है वो वहीं रहेगा. जो 5% से ग्रो कर रहा है वो 5% से कर रहा होगा, जो 6 से कर रहा है वो 6 से कर रहा होगा, अपनी अपनी पोजीशन पे रहेंगे लोग. बैलेंस का मतलब ये है. इसका मतलब ये नहीं है कि सबकी ग्रोथ रेट आइडेंटिकल होगी, ऐसा नहीं है बैलेंस का मतलब. तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है. सेकंड में कह रहे हैं बैलेंस इन ग्रोथ इन द सोलो मॉडल इंप्लाइज दैट कांस्टेंट फैक्टर शेयर्स इन ग्रोइंग इकोनॉमी. मैंने बता दिया आपको, अभी बताया कि जो शेयर्स हैं उनके रिलेटिव शेयर्स है वो कांस्टेंट रहते हैं. तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. हमने सोलो मॉडल के अंदर डिटेल में आपको इसको समझाया हुआ है. सोलो मॉडल के अंदर लास्ट जो शायद सेकंड लास्ट लेक्चर इस बारे में, सेकंड लास्ट लेक्चर में डिटेल में ये बात डिस्कस की है हमने कि जहाँ पे बैलेंस ग्रोथ को समझाया, मैथमेटिकली भी डेरिवेशन करके दे रखी है. अभी क्योंकि मैं बार बार इस बात को रीट्रेड कर रहा हूँ, अभी सिर्फ मैं कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ. आपने डेरिवेशन से तो कंसेप्ट को सिर्फ वैलिडेट करते हैं कि कंसेप्ट ट्रू है या फॉल्स है. ठीक है, तो कंसेप्ट की ये इसमें हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन ले रहे हैं, तो कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि आइडेंटिकल ग्रोथ रेट नहीं होते, जो उनके रिलेटिव शेयर्स हैं वो कांस्टेंट होते हैं. तो यानी स्टेटमेंट 1 है फॉल्स और 2 है ट्रू. 1 इज फॉल्स, 2 इज ट्रू. डी इज द राइट आंसर. तो ये 20 क्वेश्चंस का मैंने आपको प्रॉमिस किया था. 20 क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं और मैं कोशिश करता हूं कि एक वाइड स्पेक्ट्रम कलेक्ट कर पाऊं. मतलब मैं ISLM और कुछ मनी मार्केट के क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस ओपन इकोनॉमी के, कुछ ग्रोथ के, कुछ फिलिप्स कर्व के, अनएम्प्लॉयमेंट के, ASAD के क्वेश्चन, तो मैंने, और जो बजट डेफिसिट वगैरह के क्वेश्चन है, तो मैं एक वाइड स्पेक्ट्रम कवर करने की मैंने कोशिश की है. ऑब्वियसली और बहुत मैक्रो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है सर. अगर हम इसमें क्वेश्चन लेना, एक एक चैप्टर के एक क्वेश्चन भी लेंगे तो कम से कम हमारे पास 40 क्वेश्चन बन जाएंगे. तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा सब्जेक्ट है. लेकिन मैंने पहला क्राइटेरिया मेरा ये है कि जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होने चाहिए. सेकंड क्राइटेरिया मेरा ये है जिन टॉपिक्स की डीएसए में फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए. तो उन दो क्राइटेरिया पर जो चैप्टर्स, जो टॉपिक्स मैच कर रहे थे, उनके क्वेश्चंस को मैंने सिलेक्ट किया और आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किया. ठीक है, होपफुली ये डिस्कशन आप समझ गए हैं. और आप में से अगर किसी को कोई किसी टॉपिक को लेकर, किसी क्वेश्चन को लेकर अगर किसी तरह की भी कोई दुविधा है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप करके मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं. जानना चाहें, कुछ पूछना चाहें, पूछ सकते हैं. ठीक है जी, ओके, थैंक यू.